हेलो स्टूडेंट, अब तक हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर लिया था, अर्थात हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बाद में आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो ध्यान दें, आज के इस वीडियो लेक्चर का जो पॉइंट है वो है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये आइसोमेरिज्म का सेकंड पार्ट है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो आज हम स्टडी करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म। और एक चीज़ ध्यान रखना कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होता है वो 3D है, अर्थात यहाँ पर जो भी हम चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे वो बोर्ड पर पॉसिबल नहीं है, 3 डायमेंशनल ये होता है। अब सबसे फर्स्ट कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होता है, तो उसको मैं एक एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए मोलिकुलर फार्मूला एक मोलिकुलर फार्मूला लिया है C4H8। अब हम देखते हैं कि इसका मोलिकुलर फार्मूला है C4H8। अब आप इसका DU निकालिएगा तो बताओ इसका DU क्या आएगा 1, तो इसका DU हो गया 1। कैसे? 2 मल्टीप्लाई बाई कार्बन प्लस का 2 माइनस का हाइड्रोजन डिवाइड बाई 2, 4 2 जा 8, 8 2 10, 10 में से 8 गया तो 2, 2 में 2 का डिवाइड करेंगे 1। नंबर 3, अगर हम इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की बात करें, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो इसका स्ट्रक्चर मैंने इस फॉर्म में बना दिया CH3 CH3 CH CH। अब आप देखिएगा आगे इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो गया। अब हम इसका क्या करते हैं, IUPAC नेम लिखते हैं, IUPAC नेम। तो बताओ इसका IUPAC नेम क्या होगा 1 2 3 4, तो इसका IUPAC नेम हो गया 2-ब्यूटीन। अब हम क्या करते हैं, इसका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला, अब हम इसका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला लिखेंगे, अर्थात इसको हम स्पेस में किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो इसमें स्पेस में इसको अरेंज करने के लिए मैं 2 टाइप से इसको अरेंज करता हूँ। जैसे मैंने हाइड्रोजन मिथाइल लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने क्या किया, हाइड्रोजन, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ मिथाइल मैंने रख दिया। अर्थात इस स्ट्रक्चर को मैं इस प्रकार से ड्रॉ कर सकता हूँ। अब आप देखो इसमें सेम ग्रुप सेम साइड है, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, सिस। और इसमें आपका सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, इसलिए इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। अब आप देखो इसका नाम क्या बनेगा, तो इसका नाम होगा सिस 2-ब्यूटीन, और इसका क्या होगा, इसका होगा ट्रांस 2-ब्यूटीन। तो IUPAC तो दोनों में 2-ब्यूटीन है, बट ये सिस फॉर्म में है और ये ट्रांस फॉर्म में है। अर्थात इनका जो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला है वो डिफरेंट फॉर्म में हमें ऑब्टेन हो रहा है। तो इस फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों जो बने हैं ये दोनों क्या होंगे, स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। तो बोथ आर स्टीरियो आइसोमर्स। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से एक इसका कंक्लूजन लिखेंगे कि यहाँ से हमें क्या कंक्लूजन मिला और इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिएगा अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उससे क्या कंक्लूजन निकला। कंक्लूजन यह है कि इन ए पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, आपका एक स्टीरियो आइसोमर्स का जो पेयर है उस पेयर्स में क्या होगा वो देखिएगा। तो एक स्टीरियो आइसोमर्स के जो पेयर्स होते हैं उनके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि उनका मोलिकुलर फॉर्मूला, तो इनका हमेशा मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। और ये हमें पता भी है कि आइसोमर्स वही होते हैं जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होते हैं। नंबर 2, अगर हम इनके DU की बात करें तो इनका DU भी क्या होगा, सेम। नंबर 3, अगर नंबर 3 में बात करूं इनके IUPAC नेम का, तो इनका IUPAC नेम भी क्या होगा, सेम। नंबर 4 में अगर बात करूं किसकी, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इनकी स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला है वो भी क्या होगा, सेम। तो इसका मतलब इनका मोलिकुलर फॉर्मूला भी सेम है, इनका DU भी सेम है, इनका IUPAC नेम भी सेम है, इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है। बट फिर डिफरेंट किस में है, डिफरेंट है स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला। इनका जो स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला है, अर्थात
अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन स्पेस में एटम का जो अरेंजमेंट है वो सेम नहीं होता, वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब एक स्टीरियो आइसोमर्स के पेयर में मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, DU सेम होगा, IUPAC नेम भी सेम होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा, बट उनका स्टीरियो केमिकल फॉर्मूला सेम नहीं होगा, वो डिफरेंट होगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा। तो सिंपल सा डेफिनेशन ये हुआ कि 2 और मोर देन 2 कंपाउंड या आइसोमर्स विच हैव सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स, और इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो देखिएगा क्या लिखूंगा डेफिनेशन। तो डेफिनेशन होगी 2 और मोर देन 2 और मोर देन 2 compounds which have same molecular formula and same structural formula। ध्यान दें, 2 or more than 2 compounds which have same molecular formula and same structural formula but different in arrangement of atoms in a space। 2 और मोर देन 2 कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है, उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होता है, बट एटम्स का जो अरेंजमेंट है स्पेस में वो डिफरेंट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स। तो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, डिफरेंट इन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन ए स्पेस इज नॉन एज स्टीरियो आइसोमर्स and this phenomena called स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो सिंपल सा है कि जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होगा और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स। अब यहाँ से हम कुछ की पॉइंट्स या नोट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट की पॉइंट यह है कि आपके जो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं उनका सेपरेशन इजी होता है, बट स्टीरियो आइसोमर्स का सेपरेशन इजी नहीं होता। तो हम लिखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन बी easily separated but stereo isomers not। तो ध्यान दें, आपका फर्स्ट पॉइंट है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होते हैं वो ईजिली सेपरेटेड होते हैं, बट आपके स्टीरियो आइसोमर्स जो हैं वो ईजिली सेपरेटेड नहीं होते। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में भी 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट तो आपका आएगा कॉन्फ़िगरेशन, एक आएगा कन्फर्मेशनल। तो एक तो होता है कन्फर्मेशनल और एक होता है आपका कॉन्फ़िगरेशनल। अब ध्यान दें, कन्फर्मेशनल और कॉन्फ़िगरेशनल में से आपके जो कन्फर्मेशनल है इनका तो सेपरेशन पॉसिबल ही नहीं है, अर्थात इनका तो हम सेपरेशन कर ही नहीं सकते। तो इसके लिए तो लिखेंगे नॉट सेपरेटेड, इनका सेपरेशन कभी भी नहीं होगा। हाँ, कॉन्फ़िगरेशन का सेपरेशन भी इजी नहीं है, बट हम स्पेशल मेथड से, स्पेशल टेक्नोलॉजी से इनका हम कॉन्फ़िगरेशन जो है मतलब ये आइसोमर्स है, इनका हम सेपरेशन कर सकते हैं। तो लिखेंगे सेपरेशन ओनली स्पेशल मेथड। ध्यान दें, इसका सेपरेशन जो होगा ओनली स्पेशल मेथड से होगा।
तो हमारा इसी के साथ नोट नंबर 1 कंप्लीट हुआ। नोट नंबर 1 यही है कि स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स को नहीं। स्टीरियो आइसोमर्स में भी कन्फर्मेशनल तो कभी भी सेपरेट नहीं होंगे, बट कॉन्फ़िगरेशन को हम स्पेशल मेथड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स कभी भी सेपरेट क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ पर फ्री रोटेशन होता है, और फ्री रोटेशन होने की वजह से ये आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल है, इसलिए इनका सेपरेशन कभी भी पॉसिबल नहीं है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम इसके नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम यहाँ से स्टीरियो आइसोमेरिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म का क्लासिफिकेशन? तो सबसे फर्स्ट हम इसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एक तो हो जाएगा आपका कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक हो जाएगा आपका कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। तो एक तो हो गया कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म, और एक आपका हो गया कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। अभी हमने कहा था कि कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म में फ्री रोटेशन होता है, और फ्री रोटेशन होने की वजह से ये इंटर कन्वर्टेबल है, जबकि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन कन्वर्टेबल आइसोमर्स। इनको हम नॉन कन्वर्टेबल आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। दूसरा, अगर ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते तो ये सेपरेट होते हैं, और सेपरेट होने की वजह से इनको हम रिसॉल्वेबल कर सकते हैं, अर्थात सेपरेट कर सकते हैं, और सेपरेट करने की वजह से ही इनको हम आइसोलेटेड भी बोलते हैं, अर्थात इनका आइसोलेशन पॉसिबल है। जबकि जो आपके कन्फर्मेशनल आइसोमर्स होते हैं वो आपके कन्वर्टेबल होते हैं। तो ये आपके कन्वर्टेबल आइसोमर्स है, क्योंकि यहाँ फ्री रोटेशन है, इसलिए एक दूसरे में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे। अब सेकंड आता है कि इसको हमने बोला रिसॉल्वेबल, जबकि ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होने की वजह से इनका सेपरेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको हम नॉन रिसॉल्वेबल बोलते हैं। और सेपरेशन पॉसिबल नहीं होने की वजह से इनको हम नॉन आइसोलेटेड भी बोलते हैं। तो ध्यान दें, कॉन्फ़िगरेशन आइसोमेरिज्म को हम नॉन कन्वर्टेबल आइसोमर्स, रिसॉल्वेबल आइसोमर्स या आइसोलेटेड आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब बात आती है कि कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म जो होता है उसको फर्दर हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट पार्ट होगा आपका एनियोमर्स। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हो गया एनियोमर्स, और सेकंड जो पार्ट आपका हो गया वो हो गया डायस्टियोमर्स। तो ध्यान दें, आपके जो कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म है उसको 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करेंगे। एक पार्ट आपका हो जाएगा एनियोमर्स, एक पार्ट आपका हो जाएगा डायस्टियोमर्स। आपके जो एनियोमर्स होते हैं ये मिरर इमेज होते हैं, और मिरर इमेज होने की वजह से इनको हम मिरर इमेज आइसोमर्स भी बोलते हैं। जबकि ये मिरर इमेज नहीं है, इसलिए इसको हम नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स भी बोलते हैं। अब आती है नेक्स्ट बात कि आपका जो एनियोमर्स होते हैं, एनियोमर्स को हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक तो हो जाएगा इरिथ्रो, एक तो आपका कौन सा हो जाएगा इरिथ्रो, और एक हो जाएगा आपका थ्रियो। तो एक हो गया इरिथ्रो, एक हो गया थ्रियो। किसको बोलते हैं इरिथ्रो? इरिथ्रो का मतलब हो गया सेम ग्रुप ऑन सेम साइड। अगर आपका सेम ग्रुप सेम साइड होता है तो उस फॉर्म को इरिथ्रो फॉर्म बोलते हैं। और थ्रियो फॉर्म किसको बोलते हैं? थ्रियो फॉर्म बोलते हैं सेम ग्रुप ऑन अपोजिट साइड।
अगर आपका सेम ग्रुप अपोजिट साइड होता है तो उसको थ्रियो बोलेंगे, और अगर आपका सेम ग्रुप सेम साइड होगा तो हम उसको इरिथ्रोफॉर्म बोलते हैं। अब आता है डायस्टियोमर्स। तो डायस्टियोमर्स को भी हम फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट होगा आपका ज्योमेट्रिकल। तो सबसे फर्स्ट आपका होगा ज्योमेट्रिकल डायस्टीरियोमर्स, और सेकंड होगा ऑप्टिकल। तो ध्यान दें, आपके डायस्टियोमर्स को भी हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं, ज्योमेट्रिकल डायस्टियोमर्स एंड ऑप्टिकल डायस्टियोमर्स। इसी के साथ आपका ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म का जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट होता है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दें, अब हम स्टडी करने जा रहे हैं कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। अभी हमने कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म के लिए बोला था कि ये नॉन इंटर कन्वर्टेबल है, अर्थात रूम टेम्परेचर पर कन्वर्ट नहीं होती। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? तो सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, स्टीरियो आइसोमर्स विच कैन नॉट इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर एट रूम टेम्परेचर। अर्थात वो आइसोमर्स जो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते, ऐसे आइसोमर्स क्या कहलाते हैं? कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स कहलाते हैं। इज नॉन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर एंड दिस फिनोमिना इज नॉन एज कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म। तो ध्यान दें, जो रूम टेम्परेचर पर इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते उन्हें हम कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स बोलते हैं। अब हम इसमें सबसे फर्स्ट स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में स्टडी करेंगे। क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म? तो ध्यान दें, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो है यह है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम। तो ध्यान दें, इसका डेफिनेशन क्या होगा? तो GI arises due to different arrangement of groups in a restricted rotation system। तो ध्यान दें, GI की डेफिनेशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? तो GI अराइजेज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप, अर्थात ग्रुप का डिफरेंट अरेंजमेंट, वो भी किसके अंदर? रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम में। तो ध्यान दें, GI के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और कंपलसरी कंडीशन है रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन सिस्टम। अगर आपका कोई सिस्टम रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन कर रहा है, उस रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन में उसके जो एटम है उन एटम का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होगा वही क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहलाएगा। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आपको यहाँ से रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन क्या होता है। तो देखिएगा, अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन जो टर्म है ये टर्म क्या होती है। तो सिंपल इसको एक्सप्लेन करने का वे है कि मैंने ये 2 कार्डबोर्ड लिए हैं, ये 2 कार्डबोर्ड है और इनको एक नेल्स के वाया इस तरह से हमने फिक्स किया है। अगर हम इस नेल को पकड़कर एक कार्डबोर्ड को रोटेट करना चाहें तो ईजिली एक कार्डबोर्ड रोटेट हो जाएगा। कहने का मतलब यह है, जैसे ये पेन है, इस पेन पे एक कार्डबोर्ड ऊपर, एक कार्डबोर्ड हम नीचे रखते हैं। अगर इस कार्डबोर्ड को हम फिक्स रखकर एक कार्डबोर्ड को रोटेट करना चाहें तो ईजिली रोटेट हो जाएगा। और ईजिली रोटेट होने की वजह से ऐसे रोटेशन को बोला जाता है फ्री रोटेशन।
क्या बोला जाता है इसे, फ्री रोटेशन। तो यहाँ पर हम इजीली एक को रोटेट करना चाहे तो रोटेट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने सिंगल नेल लगाया है, और सिंगल नेल का मतलब क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड पर क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है। अब हमने इसी एक्सपेरिमेंट के अंदर अब की बार जो ये 2 कार्डबोर्ड है, इस पर हमने 2 नेल्स को इस तरह से लगाया है। अब आप देखो, जब 2 नेल्स को इस तरह से लगाएंगे, और अगर हम चाहें कि एक को फिक्स करके एक को रोटेट करना चाहें तो एक रोटेट नहीं होगा। यहाँ पर रोटेशन दोनों में एक साथ होगा, और दोनों में एक साथ जो रोटेशन हो रहा है, इस रोटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। कहने का मतलब एक के साथ में दूसरे का भी घूमना रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहलाएगा। जैसे मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मैंने ये 2 आपके नेल्स है, एक कार्डबोर्ड ऊपर रखा है, एक कार्डबोर्ड नीचे रखा है। हम नीचे वाले कार्डबोर्ड को पकड़कर ऊपर वाले को रोटेट करना चाहें तो जैसे ही हम ऊपर वाले को रोटेट करेंगे तो इसमें एक इस तरह का फोर्स होगा, और फोर्स होने की वजह से नीचे वाले के साथ साथ ऊपर वाला, ऊपर वाले के साथ साथ नीचे वाला भी क्या होगा, रोटेट होगा। यही रोटेशन क्या कहलाता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। और आप देखो, आपने यहाँ पर 2 नेल्स लगाया है, 2 नेल्स का मतलब क्या हो गया, डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वो डबल बॉन्ड पर पॉसिबल होता है, सिंगल बॉन्ड पर नहीं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड वाले पर तो क्या होता है, फ्री रोटेशन होता है, जबकि डबल बॉन्ड वाले पर क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अब बात आती है कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन क्यों होता है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन जो होने का रीज़न है वो होता है ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। और पी ऑर्बिटल के अंदर ओवरलैपिंग होने की वजह से ही आपका रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा वो आपके मल्टीपल बॉन्ड में होगा। किस में होगा ये मल्टीपल बॉन्ड में होगा, अर्थात डबल और ट्रिपल बॉन्ड में। कभी भी सिंगल बॉन्ड में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर जीआई होने का कोई चांस नहीं है, जबकि यहाँ पर जीआई होने का चांस है। तो इसे हम रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन का मतलब होता है कि एक के साथ में दूसरे का रोटेट होना। यही टर्म क्या कहलाएगी, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन कहलाती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम आगे कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब आता है नोट नंबर 2। नोट नंबर 2 में यही है कि दिस isomer cannot convert to each other at room temperature। तो ध्यान दें कि ये जो आइसोमर्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल नहीं होते। ऐसा क्यों? तो उसके लिए देखिएगा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ए बी सी, डबल बॉन्ड सी, ए बी, ये इसका सिस फॉर्म है। यहाँ पर इसको हम किस फॉर्म में चेंज करते हैं, ट्रांस फॉर्म में चेंज करते हैं। ए बी बी, ये इसका ट्रांस फॉर्म है। अब आप देखो, ये सिस फॉर्म था, ये इसका ट्रांस फॉर्म था। आपको पता है यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट है, पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, और पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो रहा है। और रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होने की वजह से आप इसको इंटर कन्वर्ट करके इसमें चेंज नहीं कर सकते। ये कब पॉसिबल होगा, तो मतलब ये पॉसिबल तब होगा, पॉसिबल व्हेन पाई बॉन्ड ब्रेक। अगर आपका पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो ये पॉसिबल होगा। अब हमें पता है कि पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए या ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है वो हमें रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन नहीं होती, और रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन नहीं होने की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब आपका जो सिस फॉर्म है वो ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं होता। उसका रीज़न क्या है, तो उसका रीज़न है, तो इसका रीज़न मैं लिख रहा हूँ क्या, कि रिक्वायर्ड हाई टेम्परेचर फॉर ब्रेकिंग पाई बॉन्ड।
हैंड्स एट रूम टेम्परेचर नॉट कन्वर्ट। तो ध्यान दें, इस सिस को ट्रांस में कन्वर्ट करने के लिए अर्थात इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है और वो टेम्परेचर हमें रूम टेम्परेचर पर ऑब्टेन नहीं होता, इसलिए आपका सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाता। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन करने के लिए A-B-C डबल बॉन्ड C A-B ये रोटेशन, इसमें हमने लिखा A-B-C डबल बॉन्ड A-B-A, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसका रीज़न क्या है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही हम चाहे तो साइक्लो फॉर्म में भी बना सकते हैं, A-B यहाँ से हमने इसको किया है तो यहाँ पर होगा A-B-B-A, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन हो रहा है। तो ध्यान दें, साइक्लो जो एल्केन होता है उसमें भी रोटेशन होता है, इनके रोटेशन का रीजन मतलब रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है और इनमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन का रीजन है इनकी रिजिडिटी। तो हम क्या लिखेंगे, ड्यू टू rigidity ऑफ डबल बॉन्ड एंड रिंग। तो इनके अंदर डबल बॉन्ड और रिंग स्ट्रक्चर जो होती है उस पर रिजिडिटी होती है और इसी रिजिडिटी की वजह से ही इनमें रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन नहीं पाया जाता। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम यहाँ से 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, सबसे फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 कि एल्केन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। आप बताइएगा, आपका जो एल्केन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, क्यों? तो अभी हमने कहा था कि एल्केन में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अर्थात यहाँ पर सिंगल बॉन्ड होने की वजह से कौन सा रोटेशन होता है, फ्री रोटेशन होता है। और इस फ्री रोटेशन की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जीआई पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये इंटर कन्वर्टेबल होता है। तो ध्यान दें, एल्केन डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो उसका रीजन है ड्यू टू फ्री रोटेशन। ड्यू टू फ्री रोटेशन की वजह से ऐसा होता है। अब आता है इसी में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यह है कि एल्काइन कंटेन मल्टीपल बॉन्ड, या हम ऐसा कह सकते हैं कि एल्काइन कंटेन रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। एल्काइन में रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन होता है, हाउ इवन इट डज नॉट शो जीआई, फिर भी ये जीआई शो नहीं करती, इसका रीज़न क्या है? तो आप देखो, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से यहाँ पर फ्री रोटेशन तो पॉसिबल नहीं है, फिर भी ये जीआई शो नहीं करती। तो उसका रीज़न यह है कि आपके देखो एक कार्बन पर ओनली 1 सब्स्टिट्यूटेंट है, जबकि जीआई शो करने के लिए आपका जो कार्बन है उस पर एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूटेंट और वो भी डिफरेंट होना कंपलसरी है। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है कि ईच कार्बन डज नॉट कंटेन 2 सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप को नहीं रखते, इसलिए ऐसा होता है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम पॉइंट नंबर 2 के बारे में स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में बात करें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर ऑल्सो कॉल्ड डाईस्टियोमर्स। ध्यान रखना, आपके जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम डाईस्टियोमर्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो होते हैं वो नॉन मिरर
इमेज आइसोमर्स में काउंट होते हैं, अर्थात वो नॉन मिरर इमेज आइसोमर्स है। जैसे C डबल बॉन्ड C A B ये इसका सिस फॉर्म है। अब मैं यहाँ पर इसका ट्रांसफॉर्म बनाऊँगा तो ये A हो जाएगा, ये B, ये B, ये A, तो ये इसका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। अब अगर हम यहाँ पर मिरर रखें तो इसका ये मिरर इमेज नहीं है, अर्थात हम यहाँ बोलेंगे बोथ आर नो MI, अर्थात मिरर इमेज, ये एक दूसरे के मिरर इमेज नहीं है। और अगर मिरर इमेज नहीं है तो इनको हम क्या बोलेंगे, डायस्टियोमर्स। इसलिए ध्यान रखना कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं उनको हम डायस्टियोमर्स भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दोनों आइसोमर्स हैं, बोथ आइसोमर्स सिस और ट्रांस जो होते हैं वो एक दूसरे के नॉन मिरर इमेज होते हैं। अब हम यहाँ से एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन यह है कि विच शो GI इन फॉलोइंग कंपाउंड्स, आपको बताना है कि इन कंपाउंड में से कौन GI शो करता है। फर्स्ट एल्केन, सेकंड एल्कीन, थर्ड एल्काइन और फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान दें, एल्केन में तो सिंगल बॉन्ड पर फ्री रोटेशन है इसलिए GI नहीं करेगा। एल्काइन में रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन तो है, एल्काइन में रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन है बट डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट नहीं है, इसलिए ये भी GI नहीं करेगा। तो यहाँ पर GI किस में होगा, एल्कीन में। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कंडीशन फॉर GI के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा, अब हम बात करते हैं कंडीशन फॉर GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या क्या कंडीशन है। तो ध्यान रखना, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन। ध्यान रखना, रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन मस्ट बी प्रेजेंट। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे एसेंशियल कंडीशन है कि रेस्ट्रिकेटेड रोटेशन प्रेजेंट होना चाहिए, अर्थात प्रेजेंट पाई बॉन्ड या रिंग। हम ये बोलेंगे प्रेजेंट पाई बॉन्ड एंड रिंग, या तो पाई बॉन्ड होना चाहिए या फिर आपका रिंग होना चाहिए। नंबर टू में हम बात करें तो हमें पता है कि एल्काइन में पाई बॉन्ड है फिर भी GI नहीं हो रही, तो उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि ईच sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, या कोई भी एटम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं कार्बन एटम हो, तो हम क्या बोलेंगे, ईच sp2 हाइब्रिडाइज एटम मस्ट बी कंटेन एट लीस्ट 2 डिफरेंट सब्स्टिट्यूटेंट। ध्यान दें, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट और नेसेसरी कंडीशन है कि आपका जो भी sp2 हाइब्रिडाइज एटम है उस पर 2 सब्स्टिट्यूटेंट, और वो दोनों भी सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मैं बात करूं C डबल बॉन्ड C, या मैंने A या मैंने B या मैंने A या B, आप देखो एक ही कार्बन पे लगे हुए बहुत सब्स्टिट्यूटेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। ऐसे ही A B C डबल बॉन्ड C, यहाँ मैंने ले लिया C, यहाँ मैंने ले लिया D, आप देखो यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर भी दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी GI पॉसिबल है। जैसे मैंने ले लिया A B C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर भी A, यहाँ पर भी A, तो आप देखो इधर तो दोनों ग्रुप डिफरेंट है बट यहाँ पर दोनों ग्रुप डिफरेंट नहीं है, यहाँ पर आपके दोनों ग्रुप सेम है, और अगर दोनों ग्रुप सेम है तो इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है।
तो इसका मतलब ये है कि आपका जो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है उसके अंदर जो आपकी जो कार्बन है उसमें ईट लिस्ट मतलब प्रत्येक जो कार्बन है उस पर दोनों जो ग्रुप है वो डिफरेंट होना कंपलसरी है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। देखिएगा, पॉइंट नंबर 2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि विच कंपाउंड शो GI, इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 2-पेंटीन, नंबर 2 1-क्लोरोप्रोपीन, नेक्स्ट हो जाएगा C 3-क्लोरोप्रोपीन और D हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोएथीन। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा कंपाउंड GI शो करता है। तो फर्स्ट आपका 2-पेंटीन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, हम यहाँ पर 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगाएंगे। अब आप देखो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक मिथाइल है, इस कार्बन पर एक इथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इस पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इस पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर GI पॉसिबल है। अब आता है B 1-क्लोरोप्रोपीन। तो 1-क्लोरोप्रोपीन, ये प्रोपीन हो गया, इसी पे हमने क्लोरो लगा दिया। तो आप देखो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन है, ऐसे इस कार्बन पे एक कार्बन और एक हाइड्रोजन है, इस पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, इस पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी GI पॉसिबल है। नेक्स्ट अब लेते हैं हम ऑप्शन नंबर C 3-क्लोरोप्रोपीन। ये आपका 3-क्लोरोप्रोपीन है। आप देखिएगा इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है और वो सेम है, इसलिए यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन हम ले रहे हैं D 1,2-डाइक्लोरोएथीन। तो ये एथीन है, इस पर भी क्लोरो, इस पर भी क्लोरो है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, यहाँ पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ पर भी बोथ ग्रुप डिफरेंट है। इसका मतलब यहाँ पर भी GI पॉसिबल है। तो हमने पूछा था विच कंपाउंड शो GI, तो A भी GI करेगा, B भी GI करेगा, D भी GI करेगा, बट C में GI नहीं है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर बोथ ग्रुप सेम है। अब आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 अर्थात कंडीशन नंबर 3 के बारे में स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट कंडीशन नंबर 3 है कि टर्मिनल एटम मस्ट नॉट बी परपेंडिकुलर। कहने का मतलब आपके जो टर्मिनल एटम्स हैं वो कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है कि आपका जो सिस्टम है वो प्लेनर होना चाहिए। तो ध्यान दें GI के लिए थर्ड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है कि टर्मिनल एटम मस्ट नॉट बी परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए टू ईच अदर। ध्यान दें आपके जो टर्मिनल एटम है वो परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब आपका जो सिस्टम है वो क्या होना चाहिए, प्लेनर। अगर आपका सिस्टम प्लेनर होगा तो वो GI करेगा, अदरवाइज वो GI नहीं करेगा। जैसे C डबल बॉन्ड ही मैंने लिया है, तो इस पर हाइड्रोजन, जैसे मैं डिफरेंट ग्रुप लूँ तो इस पर डिफरेंट ग्रुप मैंने A लिया है, इस पर डिफरेंट ग्रुप B लिया है। अब आपका ये कार्बन प्लेन पर XY है, ये YZ पर है, तो ये नेक्स्ट XZ पर है। अब देखो ये दोनों डिफरेंट प्लेन पर है, तो यहाँ पर आपके जो वैलेंसी आएगी ये वैलेंसियाँ डिफरेंट प्लेन पे होगी। इसका मतलब ये सिस्टम आपका प्लेनर नहीं, नॉन प्लेनर सिस्टम है। और अगर ये सिस्टम आपका नॉन प्लेनर है तो यहाँ पर GI पॉसिबल नहीं है। तो ध्यान रखना GI के लिए आपके जो टर्मिनल एटम्स हैं वो टर्मिनल एटम का सेम प्लेन पर होना कंपलसरी है, अर्थात वो परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए। जबकि आप यहाँ पर देखिएगा ये किस कंडीशन में है, परपेंडिकुलर कंडीशन में है। यहाँ पर परपेंडिकुलर से मतलब है कि ये दोनों वैलेंसियाँ तो ऐसे है, बट ये वैलेंसी में एक बोर्ड के बाहर की तरफ है तो एक बोर्ड के अंदर की तरफ है, अर्थात एक अबव है और एक बिलो है। तो दोनों वैलेंसियाँ अबव और बिलो है, जबकि ये दोनों वैलेंसियाँ बोर्ड के प्लेन पर है, इसलिए ये परपेंडिकुलर है। और अगर परपेंडिकुलर है तो यहाँ GI नहीं होगी। बट इसी एग्जाम्पल को मैं ऐसे ले रहा हूँ। अब आप देखिएगा
ये एक्स वाई प्लेन पर होगा तो ये वाई जेड पर हो जाएगा, तो ये एक्स जेड पर हो जाएगा, तो अगेन ये एक्स वाई पर होगा। तो इसी कंडीशन पर अब आपकी जो वैलेंसियाँ हैं, ये वैलेंसी और ये जो वैलेंसी है वो एक ही प्लेन पर होगी, ये आपके सेम प्लेन पर है। और अगर ये सेम प्लेन पर है तो ये आपका सिस्टम क्या होगा, प्लेनर। और अगर ये सिस्टम प्लेनर होगा तो यहाँ पर जीआई क्या होगी, पॉसिबल होगी। तो ये आपकी कंडीशन नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। अब आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब हम कंडीशन नंबर 4 के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिएगा 4th नंबर की कंडीशन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट कंडीशन है। तो देखिएगा 4th नंबर की कंडीशन है कि डिस्टेंस बिटवीन सेम ग्रुप मस्ट बी डिफरेंट। कहने का मतलब आपके जो सेम ग्रुप है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो भी डिफरेंट होना कंपलसरी है। अगर सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस सेम होगी तो भी जीआई पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे लिखा ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी, ये कौन सी फॉर्म है, सिस। और देखो यहाँ पर सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस मैंने ले ली सपोज दैट L1। अब मैं इसको सिस से क्या बना रहा हूँ, ट्रांसफॉर्म बनाया मैंने, ये ट्रांसफॉर्म हो गई, यहाँ पे ए, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे बी। अब आप देखो सेम ग्रुप के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, L2। तो और ये कौन सी फॉर्म हुई, ट्रांसफॉर्म हुई। तो ज़रा आप देखो क्या L1 L2 के इक्वल टू है, तो यहाँ पर L1 L2 इक्वल टू नहीं है, अर्थात सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट है। अगर सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो ऐसी कंडीशन पर भी जीआई पॉसिबल है। क्यों, क्योंकि अगर इनके बीच में डिस्टेंस डिफरेंट होगी तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, प्लेनर। और अगर प्लेनर मॉलिक्यूल होगा तो वहाँ पर जीआई पॉसिबल होगी। इसी के साथ आपकी जीआई की कंडीशनें कंप्लीट हुई। तो एक बार मैं रिकॉल कर दूं, जीआई के लिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, सेकंड ईच कार्बन पर या ईच एटम पर बोथ सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए, थर्ड है कि आपका पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, और फोर्थ है कि सेम ग्रुप के बीच में डिस्टेंस भी डिफरेंट होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।